नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, आज की सबसे बड़ी ख़बर, दिल्ली पर बीजेपी का कब्ज़ा हो चुका है, यानी दिल्ली बीजेपी के झोली में आ गई और आना ही था। मैंने एक दिन पहले आप लोगों के सामने आरएसएस ने दिल्ली में कैसे काम किया उसकी सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखी थी। और दूसरी बात यह है कि सेकुलर अपने आप को कहने वाले मुत्तहिद नहीं होते हैं तो उसकी सज़ा यही मिलती है। जब एक जानिब हिंदुत्व का वोट पूरी तरह से कहीं मुंतशिर होने वाला नहीं है और उसमें आम हिंदुओं का वोट भी हिंदुत्व के साथ जुड़ गया है, तो पॉलिसी ये होनी चाहिए कि जो सेकुलर पार्टियां हैं वो आपस में मिलकर के मिलें, वोटों को बंटवाने की कोशिश ना करें। लेकिन हुआ क्या, कांग्रेस और आम पार्टी ने इत्तेहाद नहीं बनाया तो कई वोट दोनों में तकसीम हो गए। बाज़ इलाकों में जो है ये जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके कहते हैं वहाँ पे इसका ज़्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद 2-3 सीटें हाथों से निकल गई। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अब तक जब मैं ये न्यूज़ आप लोगों के सामने रख रहा था तब तक का रुझान यही है कि 48 सीटों पर बीजेपी आगे है और 22 पर आम आदमी पार्टी। हतमी नताइज तो उसी वक्त पूरी तरह से सामने आएंगे, शाम ढल जाएगी और इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर पूरी तरह से ऑफिशियली डिक्लेयर होगा और अरकान असम्बली को उनकी जो है सर्टिफिकेट्स उनके हवाले की जाएंगे, हलफनामे जिसको कहा जाता है। दिल्ली की मुस्लिम अक्सरियत असम्बली नशिस्तों पर भी कौन आगे है कौन पीछे, इसको देखा जाए तो बाबरपुर में आम आदमी पार्टी के गोपाल राय बीजेपी के अनिल कुमार वशिष्ठ पर बढ़तरी हासिल किए हुए हैं। कांग्रेस के मोहम्मद इशराक खान तीसरे नंबर पर हैं। बलीमारान आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन ने बीजेपी के कमल बागरी पर सबकत ले ली है और कांग्रेस के हारून यूसुफ तीसरे नंबर पर थे। चांदनी चौक में आम आदमी पार्टी के पुनर्दीप सिंह आगे थे, कांग्रेस के मुद्दत अग्रवाल दूसरे और बीजेपी के सतीश जैन जो है तीसरे नंबर पर थे। जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था, मुमकिन है आप तक ये पब्लिश होकर के, एडिट होकर के आप तक आने तक वक्त बीत चुका हो और उसमें कुछ रद्दोबदल हुआ हो, आगे पीछे हुआ हो, इसलिए इसको हतमी ना समझे। जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे उस वक्त की रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहे हैं। बीजेपी के अरविंद सिंह लोली बढ़तरी हासिल किए हुए हैं गांधीनगर में, जबकि आम आदमी पार्टी के नवीन चौधरी को दूसरे नंबर पर। करावल नगर बीजेपी के कपिल मिश्रा को बढ़तरी हासिल है। आम आदमी पार्टी के मनोज कुमार दूसरे और कांग्रेस के डॉक्टर पी.के. मिश्रा तीसरे नंबर पर। कराड़ी में आम आदमी पार्टी के अनिल शाह आगे, बीजेपी के बजरंग शुक्ला दूसरे और कांग्रेस के राजेश कुमार गुप्ता तीसरे नंबर पर। मटिया महल में आम आदमी पार्टी के आले मोहम्मद इकबाल आगे थे, बीजेपी की दीप्ति इंदौरा दूसरे और कांग्रेस के आसिम अहमद खान तीसरे नंबर पर थे। मुस्तफ़ाबाद में बीजेपी के मोहन सिंह बिश्त को बढ़तरी हासिल हो गई, जहां तक खबरें मिल रही हैं या हासिल है। आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान दूसरे और कांग्रेस के अली मेहदी तीसरे नंबर पर हैं। यानी अगर आम आदमी पार्टी के आदिल और कांग्रेस के अली मेहदी अगर एक होते तो मुस्तफ़ाबाद में बीजेपी के लिए कोई रास्ता नहीं बनता। ओखला बीजेपी के मनीष चौधरी को सबकत हासिल है। आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान दूसरे नंबर पर और कांग्रेस की अरबिया खान तीसरे नंबर पर हैं। और दूसरी बात यह है कि जो है यहाँ पर एम जो सिर्फ 2 ही सीटों पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए आए थे, उनको भी किसी भी तरह की जीत हासिल नहीं हुई है। मतलब यह है कि इनकी वजह से कहीं पर बीजेपी को थोड़ा सा फायदा हो सकता है, वो भी 1 सीट पर।
और दूसरी जानिब हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते एमआईएम की उनकी वजह से नुकसान हुआ इसलिए कि वहाँ पर अमानतुल्लाह जो है वो सबकत ले गए हैं। अगर ज़्यादा सीटों पर अगर एमआईएम यहाँ पर दिल्ली में अपने उम्मीदवारों को उतारती तो आज कांग्रेस पूरा का पूरा ठेकरा उन्हीं पर ख़त्म करती और आम आदमी पार्टी भी जो है वो पीछे पड़ जाती एमआईएम के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और सबसे अफसोसनाक बात क्या है पता है कि कांग्रेस तीसरी मर्तबा भी यहाँ पर अपना एक भी उम्मीदवार को जिता नहीं पाई। नेशनल सतह की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की पार्टी मानी जाने वाली कांग्रेस को उसके करतूत की सजा मिल रही है। और मैं साफ और वाज़ेह तौर पर बताऊं कि आम आदमी पार्टी ने अगर अपने कुर्सी यहां पर गंवाई है तो इस पर अफसोस नहीं होना चाहिए, मुझे तो अफसोस है भी नहीं है। इसलिए कि सेकुलर पार्टियां अक़लियतों का इस कदर इस्तेहसाल करती हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ये वादे करते हैं फिर वादों से मुकर जाते हैं। जो लोग इन लोगों को वोट देकर के लाते हैं उनके साथ गद्दारी करते हैं, और जो लोग इनको वोट नहीं देते उनकी मुंह भर्राई में लगे रहते, उनको खुश करने के चक्कर में रहते हैं। जिन्होंने आपको इख्तिदार तक कुर्सी तक बैठाया उनको किसी भी तरह से आप खुश नहीं करेंगे, उनके जो मुतालबात हैं पूरे नहीं करेंगे। कर्नाटक इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। आप अंदाज़ा लगाएं, कर्नाटक का एक वजीर हमारी उत्तरा कन्नड़ा का एक मामले को लेकर के ये धमकी देता है और कानून की धज्जियां उड़ा देता है और कहता है कि गाय को अगर कोई काटता है तो उसको भरी महफिल में चौराहे पे ला करके गोली मार देना चाहिए। अगर किसी मवेशी को इस तरह करने पर अगर आप ये रहे तो फिर आपको ये भी कहना चाहिए कि जो है दूसरी जो चोरियां करते हैं, घर में घुस कर की जो चोरियां करते हैं, ख़वातीन के साथ जो जराइम करते हैं, सराइम को रेप करके मार डालते हैं, धोखाधड़ी होती है और कितने इस्तेहसाल हो रहे हैं, इंसान को तकलीफ दे रहा है, उन लोगों को कानून से हट करके, अदालत से हट करके क्या करना चाहिए, उनको चौराहे पर ला करके किस गोली से मारना चाहिए, इसका भी तो इजहार होना चाहिए। हिंदुत्वा को और हिंदुत्व लीडरों को, हिंदू लीडरों को, बीजेपी को या बीजेपी लीडरों को खुश करने के लिए अगर कोई सिटिंग एमएलए जो वजारत के ओहदे पर फाइज हो वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को दावा कर रहा है कि इस तरह मार देना चाहिए और उस पर बीजेपी आपको पूरी तरह से तालियां बजा रही है और उसको उस जगह पर ले जाने के लिए मुसलमानों का वोट सबसे बड़ा जो है उसको सपोर्ट मिला है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हम किस तरह के लोगों को चुन करके ला रहे हैं। इस वजह से दिल्ली में अगर कांग्रेस नहीं आई है तो मैं समझता हूं कि जो इस पर ज़्यादा अफसोस करने की ज़रूरत नहीं। आम आदमी पार्टी अगर अपनी इक़्तिदार खो चुकी है तो वो अपने करतूत की बदौलत खोई है, इस वजह से इस पर भी अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम दुश्मन वाज़ेह हो तो समझ में आता है कि हमें आगे की हिकमत अमली क्या तय करना चाहिए, लेकिन आस्तीन के बीच में छुपा हुआ सांप और दुश्मन है और वो अंदर ही अंदर आपके खिलाफ साजिशें कर रहा है और आप गफलत में हैं, तो आप क्या तैयारी करेंगे। तो यही है, इस वजह से कहते हैं कि थर्ड फ्रंट एक ऐसा मजबूत बनाने की ज़रूरत है इस वक्त भारत में कि जो हालिया सेकुलर की जो है दुम पकड़ करके लोगों को बेवकूफ़ बना करके उनकी इस्तेहसाल कर रही है, बल्कि तीसरा ऐसा फ्रंट बनाना चाहिए। मुसलमानों को, दलितों को, कबाइलों को, पिछड़े तबक़ात को मिल करके एक नई टीम, एक नई तंजीम सामने लाने की ज़रूरत है जो मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला दे और इस तरह की झूठ और फरेबी सेकुलर पार्टियों को जो है वो पूरी तरह से उनको आईना दिखा सके और उनको उनकी औकात बता सके। आम आदमी पार्टी को शायद अपनी औकात का पता चल चुका होगा दिल्ली में, और कांग्रेस पार्टी को तो जाहिर सी बात है गुज़िश्ता 3 टर्म में तो उसको वहाँ के लोग बता ही रहे हैं। बहरकैफ नाज़िर गिरामी, शाम ढलते ढलते क्या हक़ाइक़ है, अब आम आदमी पार्टी क्यों हारी, क्या हारी, ये सारी तफसीलात लोग अलग अलग तफसीरें पेश कर रहे हैं कि उसने ज़मीनी सतह पर काम किया या नहीं किया, मुसलमान उससे कैसे कट गए और ख़ुद बीजेपी के लिए मुसलमानों ने वोट किया है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग आ रही हैं। लेकिन इस दरमियान में ये है कि आप जो है जिन लोगों के वोट को लें उनसे वादे करें और वादा पूरा ना करें, और जिन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया है उनको खुश करने के चक्कर में रहेंगे तो फिर जो है आवाम आपको सज़ा देगी। बहरकैफ नाज़िर में सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े बड़े लीडरान ढेर हो चुके हैं इनके, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडरान। आम आदमी पार्टी के चीफ को भी हार हो गई, सिसोदिया को भी हार हो गई,
आतिशी एक हैं जो कालकाजी सीट से इलेक्शन जीता है, और तो मुस्लिम अक्सरियत इलाके में कुछ जगहों पर आम आदमी पार्टी आगे है। तो ये यानी मतलब ये है कि बास जगहों पर अगर इसको थामा है तो वहां पर मुसलमानों ने ही थामा है। बास जगहों पर ये सीट बचाने में कामयाब हुए हैं, तो मतलब ये है कि वो मुस्लिम अक्सरियती वाले इलाके और दलित तबके के और पिछड़े तबके के लोग हैं जिनके वोट नहीं बटे, वरना तो और भी कम सीटें हासिल करती। लेकिन इसके बावजूद ये लोग इनके साथ नाइंसाफी करेंगे, इनके तकाज़ों के बारे में, इनके मुतालबात के बारे में, इनके हुकूक के बारे में कहीं भी बात करते हुए नजर नहीं आएंगे। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से हार गए, मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से, सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश सीट से, राजेंद्र नगर सीट से दुर्गेश फाटक, सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती से, सोमनाथ भारती मालवीय नगर सीट से। ये पूरे के पूरे आम आदमी पार्टी के वो चेहरे हैं जो बड़े माने जाते हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा धक्का लगा है। नाज़रीन गिरामी, हम आपको दिखाएंगे कि असल शिवसेना कौन सी है। उद्धव ठाकरे ने शिंदे और बीजेपी पर एक बार फिर हमला कर दिया है। महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर गर्म हो चुकी है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना में उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी की कुछ लीडरों की शमूलियत की खबरों के दरमियान उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे और बीजेपी पर सख्त जवाबी हमला किया। उद्धव ने कहा कि अगर आप एकनाथ शिंदे और बीजेपी मर्द की औलाद हैं तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और पुलिस को एक तरफ रखें और हमारे साथ लड़ें। हम आपको दिखाएंगे कि असल शिवसेना कौन सी है। इतना ही नहीं, उद्धव ने कहा कि अगर आप हमें तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम आपका सर तोड़ देंगे। इससे कबल नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने ऑपरेशन टाइगर के इल्जामात पर कहा था कि कोई शेर की खाल पहनकर शेर नहीं बन सकता, इसके लिए शेर का दिल होना ज़रूरी है। मेरे काम से मुतासिर होकर तमाम पार्टियों के लोग मुझसे मिलते रहते हैं, इसको सियासी रंग न दिया जाए। शिंदे ने कहा कि जब मैं वज़ीर आला था तब भी मेरी रहायशगाह वर्षा के दरवाजे सबके लिए खुले रहे, आज भी हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ट्रेलर है, तस्वीर अभी बाकी है। वह कहे नाज़रीन गिरामी, शिवसेना के धड़ों को बीजेपी ने जिस तरह से बांटा, एनसीपी को जिस तरह से टुकड़े टुकड़े कर दे, इन तमाम चीज़ों के बीच में इस तरह की चीज़ें शिवसेना की और इसके मद्दे मुकाबिल शिवसेना की आती रहती। नाज़रीन गिरामी, कुंभ मेले को लेकर के अभी भी मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरह से लापरवाही हो रही है और इस पर किसी भी तरह का काबू नहीं पाया जा रहा है। लोगों को मीडिया के ज़रिए से झूठ परोसा जा रहा है, जबकि ज़मीनी हकीकत कुछ और है। अब देखिए, एक टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को शाये किया है, इस तस्वीर को भी, कि खातून जो अपने दोस्त साथी सहेलियों के साथ महाकुंभ में आई थी, वो ट्रेन के टॉयलेट में बैठ करके सफ़र कर रही थी और वो अपनी जानिब से ली गई तस्वीर वो सब वायरल हो गई। तो फिर महाकुंभ का जो इस बात का दावा किया गया था कि हमने ट्रेनों को एक्स्ट्रा लाया है और हर तरह की कोशिशें की हैं मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने की, इससे साफ और वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि ख़वातीन अगर टॉयलेट में बैठ करके सफ़र करने पर मजबूर हैं तो कुंभ मेले को आने वाले लोगों के लिए यूपी की हुकूमत ने क्या सहूलियात की थी। प्रयागराज में महाकुंभ मेला जो अभी तक जारी है और मुख्तलिफ इलाकों से लोगों का आना जाना जारी है, ऐसे में कई वीडियोस लापरवाही के, हलाकतों के, मुठभेड़ के, आग लगने के, खाना पीना ना होने की वजह से, पानी ना मिलने की वजह से, ऐसे में मुसलमानों ने जिस तरह से उन लोगों का सपोर्ट किया, उन लोगों को पानी दिया, मस्जिद के दरवाजे खोले, दरगाहों के दरवाजे खोले, अपने घरों के दरवाजे खोले, उसके हज़ारों वीडियोस वायरल हो रहे। दूसरी जानिब ये भी वायरल हो रही और ये हकीकत दुनिया के सामने मीडिया दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहा, वजह उसकी आप जानते हैं। नाज़रीन गिरामी, अमेरिका से डिपोर्ट पंजाबी नौजवानों के लिए पंजाब पुलिस ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है ताकि गहराई से तहकीकात की जा सके कि वो वहाँ गए कैसे, पहुँचे कैसे, क्या सूरत हाल थी। जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, एक मुल्क को दूसरे मुल्क जा रहे हैं और आप गैर कानूनी तरीके पर जा रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है छानबीन होगी। अब वापस आपको ला करके छोड़ दिया गया, आपको भारतीय बाशिंदे बोल करके, क्या आप वाकई में भारत से ताल्लुक़ रखते हैं? आपने अपने पासपोर्ट के साथ वहाँ गए थे या कोई और रास्ता इख्तियार किया था? ये एक सिक्योरिटी का मामला होता है, ऐसे में तहकीकात करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो वाकई में हिंदुस्तान के बाशिंदे ही क्यों ना हो। गुज़िश्ता दिनों अमेरिका ने 104 ऐसे
हिंदुस्तानियों को अपने जंगी तैयारा C-17 में भेजा था जो गैर कानूनी तरीके से वहां मुकीम थे, और डिपोर्ट किए गए लोगों में बड़ी तादाद पंजाब के नौजवानों की थी। तो ये 4 रुकनी टीम जो तश्कील दी गई है उसमें ADGP NRI परवीन सिन्हा की सदारत में तश्कील दी गई है, और ADGP दाखिली सेक्रेटरी शिव वर्मा, IGP परवेजिंग डॉक्टर S भूपति और IPS और DIG बॉर्डर रेंज सत्येंद्र सिंह वगैरह शामिल हैं, जो तहकीकात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने बॉर्डर पार करके अमेरिका पहुंच गए थे गैर कानूनी तौर पर विदाउट वीज़ा के। नाज़िर-ए-गिरामी, बांग्लादेश में फिर से तशद्दुद का सिलसिला शुरू हो चुका है। दर्जनों अजला लपेट में आ गई हैं। कई रहनुमाओं के घर नजर आतिश किए जा रहे हैं। जब जब भी हसीना भारत में बैठ कर के बयान देती है, बांग्लादेश में तशद्दुद फूटता है। उसके इश्तिआल अंगेज़ बयान को लेकर के लोगों में गुस्सा भड़क जाता है। शेख हसीना के अहम सियासी हरीफ और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया की क़यादत वाली नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने मुल्क के मौजूदा हालत पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा है कि अगर हुकूमत सामने आ रहे चैलेंजों को काबू करने में नाकाम रही तो हालत ख़तरे में पड़ सकती है। जुम्मा को भी कई मकामात पर नातिश-ज़नी हुई थी। नाज़िर-ए-गिरामी, तोड़फोड़ के वाक़यात रोनुमा हुए थे। अवामी लीग के कई रहनुमाओं के घर नजर आतिश कर दिए जाने की खबरें आईं। इसी के बीच में शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर बनी दीवार को मुनहदिम कर दिया गया। 24 से ज़्यादा अजला में इस वक्त आग भड़क रही है। 3 दिन के अंदर यहाँ मुजाहिरीन ने अलग अलग घरों को जिनका ताल्लुक़ जो है शेख हसीना की पार्टी से है उनको जलाया और जो है आतिशज़नी की। शेख के मुजस्समे शेख मुजीबुर रहमान के यादगार को निशाना बनाया जा रहा है। कमिला अदालत इहाता, कमिला सिटी पार्क, नारायणगंज अदालत का इहाता, शहर के डिप्टी कमिश्नर, पुलिस के दफातर में जहाँ जहाँ भी शेख मुजीबुर रहमान जो बानी माने जाते हैं बांग्लादेश के, उनके जगहों को निशाना बनाया जा रहा है, बुलडोज किया जा रहा है, आग लगाई जा रही है। जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश इस वक्त जो है पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है, ये कहा जा सकता है। नाज़िर-ए-गिरामी, हमास और इसराइल के दरमियान 5वें मरहले के असीरों का तबादला आज हुआ है। गज़ा में 3 इसराइली मर्दों को रेड क्रॉस टीमों के हवाले करने के बाद इसराइली जेलों में से 183 फ़िलिस्तीनियों की रिहाई मुतवक्के है। फ़िलिस्तीनियों को रिहा करने के मनाजिर तो अभी तक सामने नहीं आए। जाहिर सी बात है कि इन तीनों को, जिनके मनाजिर आप यहाँ पर देख रहे हैं, उनको जब ये रिहा कर दिया जाएगा, ये फिर इसराइल तक पहुँचेंगे। फिर वहाँ से जो 183 फ़िलिस्तीनी असीरों को जो है वो रिहा किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हर मर्तबा हमास जिस तरह से यहाँ पर अपने ताकत का मुजाहिरा करती है और पूरी दुनिया को ये साबित करवाने की कोशिश करती है कि आपको जितने भी सुपर पावर हों, जितने भी ताकतों के साथ आप जहाँ गज़ा की पट्टी को जो नेस्त नाबूद करने की कोशिशें की, लेकिन हम मुजाहिदीन ने किस तरह से उसका मुकाबला किया, न डरने वाले और ना ही हम हथियार डालने वाले। हम आपको यहाँ से जो है पूरी तरह से अपनी ताकत का मुजाहिरा करके रहेंगे। ये दुनिया को दिखाने के लिए अलग अलग तरतीब से जो है रिहाई के मौके पर पूरी दुनिया की मीडिया को अपनी तरफ खींच लेते हैं और ये मनाजिर पूरी दुनिया देखती है, जिसका आप नज़ारा आप यहाँ कर रहे हैं। आप इसका नज़ारा कर सकते हो। देखिए जो है किस तरह से बड़ी स्क्रीन पर इसराइल में जब इन तीनों को रिहा किया जा रहा था तो इसराइली आबादकार जो है वो इस मंज़र को देख रहे हैं और पूरे महल्ले के सामने एक बड़ी स्क्रीन को लगा करके इसका नज़ारा कर रहे हैं। 3 इसराइलियों को रिहा करने का ये नज़ारा अल जज़ीरा जो लाइव दिखा रहा था, उसके मनाजिर को देखने की वीडियो भी इस वक्त वायरल हो रही है। हमास की मुसल्ला विंग इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड्स की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि कैदी जिनको रिहा किया गया उनके नाम एली शराबी, यालेवी और वोहद बिन अमी है। बयान में बताया गया है कि कैदियों की फहरिस्त सालिसों को पहुंचाई गई है और फिर इसके बदले में 183 फ़िलिस्तीनियों को रिहा करने का वादा इसराइल की जानिब से है, जो शायद आज पूरा करेगा। नाज़िर-ए-गिरामी, जालिम दहशतगर्द सिहनी दरिंदों को हथियार फरोख्त करने का सिलसिला जालिम अमेरिका की जानिब से रुक नहीं रहा है। अब खबर ये आ रही है कि अपोजिशन को भी नहीं बताया जा रहा है। कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ट्रंप ने इसराइल को $7.5 अरब मालियत के हथियार फरोख्त कर दिए हैं। से आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त अमेरिका किस तरह से सहनी दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहा है। मासूमों को कत्ल करने के लिए, पूरी बस्ती को तबाह व ताराज करने के लिए अमेरिका खुद को सुपर पावर साबित करने के लिए जो है वो हथियार इसराइल को फरोख्त करता है, जो मासूमों को जो मारता है, बच्चों को मारता है,
स्कूलों पर बम बरसाता है, कैंपों पर बम बरसाता है, और इसको हथियार फराहम करने वाला दुनिया का ये जालिम मुल्क अमेरिका है। अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट ने काबिज इसराइल को $7 अरब से ज़ायद के हथियार फौज करके अपने मंसूबे से कांग्रेस को बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया। अमरीकी खबर रसाई इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक पेशरफ्त व्हाइट हाउस में सहयूनी वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात के 2 दिन बाद जुमे को सामने आने कल ही अमेरिका की जानिब से मुतवक्के तौर पर इसराइल को हज़ारों बम और मिसाइल फराहम किए जाने की बात कही जा रही है। नाज़रीन गिरामी, इसके बाद क्या होगा आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, बेंगलुरु में इस वक्त एयर शो होने वाला है, आप लोग जानते हैं, और उसके लिए दुनिया भर से अलग अलग तरह के फाइटर तैयारे पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। Su-57 के ये पहली विजुअल्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो है यहाँ पर मेला लगेगा बेंगलुरु में, दुनिया के हर मुल्क से यहाँ पर फाइटर तैयारे आते हैं, अपने अपने करतब दिखाते हैं और पूरी दुनिया इसका नज़ारा करती है। बहकर नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,